मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। हवाई नहीं यार गाड़ी नहीं। अरे यहाँ अंदर ले लो यार, शर्मा जी वहाँ मरवाओगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत में कुछ बोल से करना चाहता हूं, कुछ पंक्तियों से करना चाहता हूं कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला, मुझे इन लोगों ने पकड़ लिया है। ये बोल थे उस कुख्यात अपराधी के, उस फरार अपराधी के जिसके ऊपर 60 से अधिक मुकदमे दर्ज थे, जिसके साथ ये सिलसिला चल रहा था कि पहले वो जुर्म करता था, इसके बाद उसे जेल होती थी और फिर वो जमानत पे बाहर हो जाता था। लेकिन लगभग 7 दिनों के बाद उसे उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किया गया। दरअसल आज सवेरे जब वो उज्जैन में प्रसिद्ध महाकाल के मंदिर में दर्शन करने आया, उसके बाद जब पुलिसकर्मियों को इस बात की सूचना मिली कि विकास दुबे यहाँ पर है, उसके बाद पुलिस की टुकड़ी पहुंचती है और विकास दुबे को गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल वो महाकाल थाने में ही है और ऐसा माना जा रहा है कि उसको आज ही उत्तर प्रदेश ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हो सकता है कि आज ही वो लखनऊ आ जाए या फिर कल उसको लखनऊ ट्रांसफर किया जाए। लेकिन दोस्तों, इस गिरफ्तारी के बाद निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी और तमाम 10 राज्यों की पुलिस ने भी राहत की सांस ली होगी और निश्चित रूप से वो धन्यवाद के पात्र भी हैं। मैं उनका अभिनंदन भी करता हूं। लेकिन एक चीज और है कि ये दिखाता है उत्तर प्रदेश पुलिस की नाकामी को। किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की पुलिस की नाक के नीचे से इतना बड़ा आरोपी, इतना बड़ा हत्यारा फरार हो जाता है और कानपुर से पहले फरीदाबाद और उसके बाद वो उज्जैन से मिलता है। ऐसे में दोस्तों, सवाल तो एक ये भी उठता है कि क्या ये सरेंडर था? क्या ये उसने आत्मसमर्पण किया लोगों के सामने एक ढोंग रचते हुए? क्योंकि निश्चित रूप से सवाल कई सारे हैं और एक दो सवाल मैं भी आपके बीच आपके सामने रखना चाहता हूं। दरअसल वो ये सवाल है कि आखिर इस व्यक्ति के पास इतना दिमाग कहां से आया? क्योंकि इसने जिस प्रकार से, जिस शातिर तरीके से इसने अपने फोन को बंद कर दिया था, उसके बाद इसने जिस प्रकार से जब इसकी गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद ये जिन वाक्यों का प्रयोग करता है और जिस जगह का ये प्रयोग करता है, जिस जगह को ये चुनता है, वहां पर निश्चित रूप से एनकाउंटर तो संभव नहीं था, क्योंकि मंदिर परिसर था और मंदिर में हथियार लाना नहीं होता है, मना होता है। और इसी के साथ साथ उस मंदिर परिसर में भी वहां पर सीसीटीवी कैमरेज भी लगे हुए थे। इसीलिए इसने जानबूझकर इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया कि ये बताना चाह रहा था कि मैं अभी भी जीवित हूं और मैं इनकी गिरफ्त में आ गया हूं। ऐसे में पुलिसकर्मियों के सामने भी एक बड़ी समस्या ये आ गई थी कि आखिर इसका एनकाउंटर किया तो कैसे जाए। तो निश्चित रूप से इसने बहुत बड़ी चाल चली है और 7 दिन बाद अगर इसे पकड़ा गया है तो इसके ऊपर किसी न किसी नेता की बड़ी हाथ जरूर होगा। संरक्षण इसको जरूर प्राप्त था किसी न किसी, या तो पॉलिटिकल पार्टी का या फिर अंदर वाले किसी पुलिस के महकमे के पुलिसकर्मी का, वरना इतने दिनों तक ये फरार नहीं होता और एक राज्य से दूसरे राज्य तक ये ट्रेवल कर रहा था, जहां एक और 10 राज्य के लगभग 100 टीम्स इसको जिले से जिले और राज्यों से राज्यों तक जाकर ढूंढ रही थी, दबिश दे रही थी। और ऐसे में 7वें दिन इसको पकड़ा जाता है। तो निश्चित रूप से जब जांच होगी तो कई सारे लोगों के नाम भी सामने आएंगे, लेकिन ये देखना बड़ा ही रोचक होगा कि आखिर जांच किस दिशा में जाती है। क्योंकि हो सकता है कि अब इसको न्यायालय लेके जाया जाए और हो सकता है उसके बाद इसे जेल भेज दिया जाए उम्र कैद की सजा के साथ, लेकिन ऐसे आरोपियों का एनकाउंटर नहीं हो पाया, इस बात का मुझे दुख है। दोस्तों, मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं कि इस खबर से संबंधित आने वाली जो भी अपडेट्स होंगी, तमाम अपडेट्स पर मैं अपना विश्लेषण जरूर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा आने वाले कुछ दिनों में। दोस्तों, लौटते हैं आज के विषय पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत में लोकतंत्र का मंदिर कही जाती है संसद, पार्लियामेंट। वही पार्लियामेंट जो कि लुटियंस दिल्ली में स्थित है, जहां पर हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि आते हैं और वो इस देश के लॉ मेकर्स होते हैं, इस देश के लिए योजनाएं बनाते हैं, इस देश के विकास के लिए कार्य करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं वो निश्चित रूप से आपको चौंका देगी, आपको हैरत में डाल देगी कि आखिर हमारे इस देश में किस प्रकार के जनप्रतिनिधियों को हमने इस मंदिर रूपी संसद में भेजा है। दरअसल दोस्तों, आपने देखा होगा कि इस देश में संसद को मंदिर का दर्जा प्राप्त है, लेकिन उसी संसद के भीतर जो सांसद, चाहे वो राज्यसभा के सांसद हो या फिर लोकसभा के सांसद हो, जिस जूते को वो पहन के आते हैं उस जूते से सने होते हैं किसी मासूम और निर्दोष के खून।
इसी के साथ साथ जिस हाथ से वो संविधान की शपथ लेते हैं कि वो अपने कार्य को निष्ठा के साथ करेंगे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, उसी हाथ से उन्होंने किसी मासूम या निर्दोष लड़की की इज्जत पर भी हाथ डाला होता है। इसी के साथ साथ उन्हीं हाथों से उन्होंने भ्रष्टाचार किया होता है, रिश्वत ली होती है, किसी ना किसी की फिरौती मांगी होती है या किसी ना किसी का अपहरण करवाया होता है, रंगदारी मांगी होती है, अवैध जमीनों पर कब्जा किया होता है। तो ऐसे में इन जनप्रतिनिधियों को हमने, चाहे वो संसद में भेजा हो देश की या फिर तमाम राज्यों की विधानसभाओं में हमने भेजा हो, एमएलएस को, विधायकों को, इसमें अगर एक आंकड़ा जो आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं आगे रिपोर्ट में, दरअसल एक छोटा सा अगर मैं आपको आंकड़ा दूं संक्षिप्त में, तो ये है कि इस देश के भीतर जितने भी एमपीज हैं या एमएलएज हैं या फिर एमएलसीज हैं, या अगर हम छोटे से लेवल पर भी जाएं, अगर जिले में अगर जाएं या जिला पंचायत के स्तर पर जाएं, तो वहां पर जो जिला प्रधान भी है उसमें भी 1/3 इन तमाम लोगों को मिला के, इनकी संख्या हजारों में है, लेकिन इसमें से भी 1/3, 1/3 ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। सोचिए, इनकी प्रवृत्ति आपराधिक है, इनकी छवि आपराधिक है। और ऐसे में आज इस सवाल उठना जायज है कि आखिर जब इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत तो करी है, लेकिन स्वच्छ पॉलिटिक्स अभियान कब शुरू होगा, ये जानना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। तो आज की इस रिपोर्ट में यही हम सब जानेंगे। दोस्तों, इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है, या इस देश की मैं कहूं कि विडंबना यही है कि इस देश में तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनीतिक दल हैं, राजनेता हैं, या फिर पुलिस महकमे के कुछ अधिकारी हो या छोटे लेवल पर भी कोई भी हो, इनका एक नेक्सस होता है दोस्तों। वो नेक्सस ये होता है कि पहले ये अपराधियों का पालन पोषण करते हैं, उनसे अपराध करवाते हैं, और उसके बाद वो उन्हीं अपराधियों को राजनीति में ले आते हैं, और उसके बाद उसी के बल पर ये चुनाव जीत जाते हैं। और दोस्तों, ये मैं केवल हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये आंकड़े जो मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं, जो तथ्य आपके सामने रखने वाला हूं, वो इसकी तस्दीक करते हैं। तो बिना किसी देरी के दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आंकड़े बताना चाहूंगा। वर्ष 2019 की जो मौजूदा 17वीं लोकसभा है, वहां पर 40% नवनिर्वाचित सांसद ऐसे हैं जो दागी हैं दोस्तों, यानी जिनके पीछे क्रिमिनल बैकग्राउंड है जिनका एक। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर मैं संख्या के लिहाज से बताऊं तो 543 एमपीज में से 233 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद जो लोकसभा के हैं, वो दागी हैं, उनकी आपराधिक छवि है, उनके ऊपर या तो मुकदमे चल रहे हैं, आपराधिक क्रिमिनल केस, सिविल केस नहीं दोस्तों, क्रिमिनल केस, या फिर पेंडिंग केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं क्रिमिनल के। इसके अलावा दोस्तों, यहां पर अगर मैं ब्रेक डाउन करूं इसको, तो इसमें बीजेपी जो कि सबसे बड़ी पार्टी है संसद में, जो कि सत्ता में भी है वर्तमान में, उसके 303 सांसद जो जीत के आए, उसमें से 116 सांसद दागी हैं, जो बैठता है 39%। कांग्रेस के 52 सांसदों में से 29 के खिलाफ केस चल रहे हैं या फिर पेंडिंग पड़े हुए हैं, यानी आपराधिक छवि उनकी भी है, और ये बैठता है 57%। इसके अलावा जो क्षेत्रीय दल हैं, जैसे जेडीयू हुआ, तो इसके 16 में से 13 के खिलाफ चल रहे हैं आपराधिक मामले, डीएमके के 23 में से 10 सांसदों के खिलाफ चल रहे हैं मामले, तृणमूल कांग्रेस के 22 में से 9 सांसदों के खिलाफ, जो कि 41% बैठता है, इनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों, 2014 से, यानी पिछली लोकसभा, यानी 16वीं लोकसभा में जब भी बीजेपी ही जीत के आई थी, तब से 26% का इंक्रीमेंट हुआ है, बढ़ोतरी हुई है उन सांसदों के जो चुन कर आए, जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, मैं आपको थोड़ा और पीछे लेके जाना चाहूंगा। वर्ष 2016 में क्या स्थिति थी? वर्ष 2019 में तो 233 सांसद चुन के आए थे जिनकी दागी छवि थी, लेकिन वर्ष 2014 में इसकी संख्या थोड़ी सी कम थी, और उस समय थी 185 सांसद थे जो कि जीत के आए थे, और इन्होंने डिक्लेयर किया था कि इनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। तो अभी 233 है, और वर्ष 2014 में 185 ऐसे सांसद थे। इसी के साथ साथ दोस्तों, वर्ष 2014 में ही 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने इस बात को स्वीकार किया था, इस बात की घोषणा करी थी कि उनके खिलाफ हत्या के मुकदमे चल रहे हैं, और इनमें 4 बीजेपी के थे, एक कांग्रेस का था, एक एनसीपी का था, एक एलजेपी, एक आरजेपी, एक स्वाभिमानी पक्ष, और एक निर्दलीय सांसद थे जो कि चुनकर आए थे। इसी के साथ साथ दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि 15वीं लोकसभा का जिसका कार्यकाल वर्ष 2009 से 2014 के बीच था, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तब उस समय भी दोस्तों 162 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ऐसे थे जिनके खिलाफ पेंडिंग क्रिमिनल केसेस चल रहे थे।
इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों वर्ष 2009 की भी, तो 2009 में भी 158 ऐसे सांसद थे जिनकी आपराधिक छवि थी और जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। तो यानी 2019 में 233 थे, 2014 में 185 थे और 2009 में 158 थे। यानी लगातार अगर आप देखें तो ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और उस देश में बढ़ रहा है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं वर्ष 2014 में कहा था कि वो चाहते हैं कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग चुनाव ना लड़े। फिर भी ये विडंबना देखिए कि लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यही इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और दोस्तों मैं आंकड़े आपको बताना चाहूंगा। दरअसल अप्रैल 2018 में दोस्तों एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें कहा गया था कि 33% सिटिंग एमपीज और एमएलएज ये ऐसे हैं इस देश में, एमपीज और एमएलए यानी 1/3 ऐसे हैं जिन्होंने इस बात की घोषणा करी है कि उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। जिनमें से दोस्तों 48 जो है उन्होंने तो इस बात की घोषणा करी है सार्वजनिक तौर पर, रिपोर्ट्स में अपने जो हलफनामे उन्होंने दायर किए उसमें भी, कि उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध किया है जिसमें बलात्कार और यौन शोषण जैसे गंभीर अपराध भी शामिल है। इसी के साथ साथ दोस्तों चूंकि बीजेपी रूलिंग पार्टी है तो उसके सबसे ज्यादा दागी एमपीज और एमएलएज हैं। ये इस रिपोर्ट का जो मैंने आपके सामने तथ्य रखे उसका एक निष्कर्ष निकल के आता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल बीजेपी में ही दागी छवि के लोग हैं, सभी पार्टियों में दागी छवि के लोग हैं और सभी पार्टी इस बात की मैं कहूंगा खुशी मनाती है, उनको सहूलियत महसूस होती है कि वो हर बार उन्हीं लोगों को टिकट क्यों देते हैं जिनकी आपराधिक छवि होती है। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई मैटर नहीं करती? क्या सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन यही है कि आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा तभी आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा? क्या इस देश में शरीफ लोगों के चुनाव लड़ने की कोई संभावना नहीं है? इस बात का जवाब हमारे देश के तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को देना होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, वहां पर भी विधानसभा चुनाव होते हैं और वर्ष 2013 की बात करूं तो 31 ऐसे उम्मीदवार थे जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस थे। बीजेपी की मैं बात कर रहा हूं। ये बीजेपी ने कहा था कि जिन्होंने उनको उम्मीदवार बनाया था, जिन प्रत्याशियों को, उनमें से 31 के खिलाफ गंभीर क्रिमिनल केसेस दर्ज थे, उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था। सेम स्थिति दोस्तों कमोबेश कांग्रेस की भी है जहां पर 15 ऐसे उम्मीदवार थे। बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी के भी 14 उम्मीदवारों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे थे और आम आदमी पार्टी जो कि जीती थी चुनाव, अरविंद केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री हैं, जो इस बिना पर आए थे कि उनकी पार्टी एक निष्पक्ष पार्टी है, एक ऐसी पार्टी है जहां पर कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग नहीं है, एक आम आदमी की पार्टी है, लेकिन उसमें भी 5 ऐसे उम्मीदवार थे जो उन्होंने खड़े किए थे जहां पर जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज थे। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर मैं वर्ष 2014 से 18 की बात करूं तो 1765 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभाओं के जो सांसद हैं या विधायक हैं उनके ऊपर 1765 हैं, ये इनके ऊपर 3800 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं और इसी के साथ साथ इसमें से भी 3045 पेंडिंग पड़े यानी लंबित पड़े हुए हैं। अभी भी ये जो केसेस ये पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य दोस्तों। अगर मैं वो एक प्रतिशत के लिहाज से अगर आपको मैं दोस्तों बताऊं तो इस देश में जो पार्लियामेंट है उसमें जो एमपीज हैं, अगर मैं वर्ष 2004 से 2019 तक की बात करूं यानी पिछले 15-16 साल की बात करूं दोस्तों, तो उसमें जो क्रिमिनल केसेस जो पेंडिंग है, जो लंबित पड़े हुए हैं न्यायालयों में उनके या फिर पुलिस के थानों में ही, उनमें जो प्रतिशत के लिहाज से अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों वो ये है कि वर्ष 2004 में 24% ऐसे एमपीज थे जिनके खिलाफ जो केसेस हैं वो पेंडिंग है। इसी के साथ साथ वर्ष 2009 में 30% थे, वर्ष 2014 में 34% थे और वर्ष 2019 में 43% थे। यानी लगातार ये हर साल दर साल 5 सालों में ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके सिलसिले में कोई संज्ञान न लिया हो या समय समय पर टिप्पणियां या आदेश न दिए हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा है दरअसल वो भी आपको मैं बता देता हूं। वर्ष 2013 में इन्होंने दोस्तों कहा था कि पर्सन्स इन जेल और पुलिस कस्टडी कैन नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शंस टू लेजिस्लेटिव बॉडीज। यानी वर्ष 2013 में इन्होंने, अगर मैं हिंदी में आपको समझाऊं तो इन्होंने एक ऐतिहासिक डिसीजन कहा था और दिया था और कहा था कि जो पर्सन, जो भी उम्मीदवार अगर जेल में है या फिर पुलिस की हिरासत में है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके बाद दोस्तों सितंबर 2018 में इन्होंने कहा कि द एपेक्स कोर्ट डिक्लाइन टू बैन पॉलिटिशियंस विद क्रिमिनल केसेस फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस। इट फर्दर सेड पार्लियामेंट शुड इनैक्ट लॉज
टू एंश्योर पीपल विद क्रिमिनल केसेस डू नॉट एंटर पॉलिटिक्स। यानी इन्होंने यहां पर पूर्ण रूप से जो अपना पाला था, जो गेम थी, वो सामने वाली यानी पॉलिटिकल पार्टीज के पाले में डाल दी और कहा कि ये पॉलिटिकल पार्टीज को ही ऐसे स्ट्रॉन्ग लॉज बनाने होंगे या फिर पार्लियामेंट को ही ऐसे लॉज बनाने पड़ेंगे जिसके तहत कोई भी आपराधिक छवि वाला जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार है, वो चुनाव न लड़े। इसके बाद दोस्तों इन्होंने एक चीज और कही और वो ये कहा कि भारत के चुनाव में उम्मीदवार जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं उन्हें अपनी सूचनाएं सार्वजनिक करनी होगी, चाहे वो टेलीविजन पर करें या फिर क्षेत्रीय न्यूज़पेपर्स पर करें या फिर जो नेशनल न्यूज़पेपर्स है उन पर करें या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या तमाम ऐसे हैंडल्स पर ये अपनी जो आपराधिक बैकग्राउंड है इनका उसको सार्वजनिक करें। और इसी के साथ साथ दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि वेबसाइट पर भी पॉलिटिकल पार्टीज को 3 बार ये पब्लिश करना पड़ेगा, इस बात को प्रकाशित करना पड़ेगा कि उनके उम्मीदवार किस प्रकार के हैं और कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको उन्होंने टिकट दिया जो कि आपराधिक छवि के हैं। उसके बाद दोस्तों इसी वर्ष कोरोना वायरस से पहले यानी मैं कहूं कि लॉकडाउन से पहले 13 फरवरी 2020 को भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। उस दौरान उन्होंने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा दोस्तों मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि सभी राजनीतिक दलों को यह आदेश दिया कि जिन प्रत्याशियों को वो टिकट दे रही हैं उनके जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं या उपलब्धियां हैं उसको बताया जाए और इसी के साथ साथ अगर उन पर कोई आपराधिक बैकग्राउंड दर्ज है तो उसको भी वो सार्वजनिक करें। वो फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की आदेश दिया तमाम राजनीतिक दलों को, लेकिन उसके बाद से राजनीतिक दलों ने इस बात की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, कोई भी कदम नहीं उठाया है दोस्तों। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो ये कारण भी बताया राजनीतिक दल कि आखिर उन्होंने इस तरीके के गंभीर आपराधिक छवि वाले लोगों को क्यों टिकट दिया। ऐसे में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इस बात की घोषणा तो करी है, इस बात की डिक्लेरेशन तो हमेशा दिया है, लेकिन ये जानना बेहद आवश्यक है कि आखिर इस देश की छवि और इस देश का जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वो चेंज क्यों नहीं हो रही है दोस्तों। वो चेंज नहीं होगी तब तक इस देश में कभी भी इस प्रकार के जो क्रिमिनल्स हैं जैसे विकास दुबे, ये क्रिमिनल्स लगातार फलते और फूलते रहेंगे। ऐसे में दोस्तों इसका एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये भी है कि जिन अपराधियों के पास जो अपराध करते हैं दोस्तों, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनकी संपत्ति में भी लगातार इजाफा होता है, वो भी बढ़ती जाती है और इसकी तस्दीक बहुत सारी रिपोर्ट्स करती हैं। आज मैं वो आपको नहीं बताऊंगा दोस्तों, फिर कभी बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। लेकिन इन गंभीर जो क्रिमिनल केसेस है इसमें शामिल होते हैं दोस्तों मर्डर, किडनैपिंग, अपहरण, चोरी, डकैती या फिर आप समझें कि तमाम ऐसे गंभीर अपराध, बलात्कार, फिरौती मांगना, भ्रष्टाचार। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्यों टिकट देते हैं, ये हमें सोचने की आवश्यकता है और जनता को भी सोचने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसे लोगों को टिकट जब मिलता भी है तो ऐसे लोगों को आप वोट ना कीजिए दोस्तों, तभी इस देश में स्वच्छ पॉलिटिक्स अभियान चल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।